डेनेरिस। उसके भाई ने निरीक्षण के लिए गाउन को ऊपर उठाया। ये सुंदरता है, इसे छुओ, आगे बढ़ो, कपड़े को सहलाओ। डैनी ने उसे छुआ। कपड़ा इतना चिकना था कि ऐसा लग रहा था कि वह पानी की तरह उसकी उंगलियों से बह रहा है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी इतना मुलायम कपड़ा पहना हो। इससे वह डर गई। उसने अपना हाथ खींच लिया। क्या ये वाकई मेरा है? मैजिस्टर इल्लिरियो की ओर से एक उपहार, विसेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका भाई आज रात बहुत खुश था। रंग तुम्हारी आंखों में बैंगनी रंग को उभार देगा, और तुम्हारे पास सोना भी होगा और सभी प्रकार के गहने। इल्लिरियो ने वादा किया है। आज रात तुम्हें एक राजकुमारी की तरह दिखना चाहिए। एक राजकुमारी, डेनी ने सोचा। वह भूल गई थी कि वह कैसा था। शायद वह वास्तव में कभी नहीं जानती थी। वो हमें इतना क्यों देता है? उसने पूछा। वो हमसे क्या चाहता है? लगभग आधे साल तक वे मैजिस्टर के घर में रहे, उसका खाना खाया, उसके नौकरों द्वारा लाड़ प्यार किया गया। डेनी 13 साल की थी, इतनी बड़ी कि वह जानती थी कि इस तरह के उपहार शायद ही कभी बिना कीमत के मिलते हैं, यहाँ पेंटोस के स्वतंत्र शहर में। इल्लिरियो मूर्ख नहीं है, विसेरीज ने कहा। वो एक दुबला पतला युवक था, जिसके हाथ घबराए हुए थे और उसकी पीली बकाइन आंखों में बुखार की झलक थी। मजिस्ट्रेट जानता है कि जब मैं अपने सिंहासन पर आऊंगा तो मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलूंगा। डैनी ने कुछ नहीं कहा। मैजिस्टर इल्लिरियो मसालों, रत्नों, ड्रैगन बोन और अन्य कम स्वादिष्ट चीजों का व्यापारी था। ऐसा कहा जाता था कि 9 मुक्त शहरों में उसके दोस्त थे, और उससे भी आगे, वेस्टडोत्राक और जैद सागर के किनारे की पौराणिक भूमि में। ये भी कहा जाता था कि उसके पास कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे वह सही कीमत पर खुशी खुशी न बेच दे। डैनी ने सड़कों पर होने वाली बातचीत सुनी, और उसने ये बातें सुनी, लेकिन वह जानती थी कि जब उसका भाई सपनों का जाल बुनता था, तो उससे सवाल करना ठीक नहीं था। जब उसका गुस्सा भड़कता था, तो वह बहुत भयानक होता था। विसेरीज ने इसे ड्रैगन को जगाना कहा। उसके भाई ने गाउन को दरवाजे के पास टांग दिया। इल्लिरियो तुम्हें नहलाने के लिए गुलामों को भेजेगा। सुनिश्चित करो कि तुम अस्तबल की बदबू को धो दो। खाल ड्रोगो के पास 1000 घोड़े हैं, आज रात वह एक अलग तरह के घोड़े की तलाश में है। उसने उसका गंभीरता से अध्ययन किया। तुम अभी भी झुकी हुई हो, अपने आप को सीधा करो। उसने अपने हाथों से उसके कंधों को पीछे धकेला। उन्हें देखने दो कि अब तुम एक औरत की तरह हो। उसकी उंगलियां उसके उभरते स्तनों पर हल्के से रगड़ी और एक निप्पल पर कस गईं। तुम आज रात मुझे निराश नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती हो, है न? उसकी उंगलियों ने उसे घुमाया, उसकी अंगरखी के खुरदरे कपड़े के माध्यम से चुटकी क्रूरतापूर्वक कठोर हो गई। क्या तुम? उसने दोहराया। नहीं, डेनी ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसका भाई मुस्कुराया। अच्छा, उसने उसके बालों को छुआ, लगभग स्नेह से। जब वे मेरे शासनकाल का इतिहास लिखेंगे, प्यारी बहन, तो वे कहेंगे कि यह आज रात से शुरू हुआ। जब वह चला गया, तो डैनी अपनी खिड़की के पास गई और खाड़ी के पानी को उत्सुकता से देखा। पेंटोस के चौकोर ईंट के टॉवर डूबते सूरज के सामने काले सिलहूट थे। डैनी लाल पुजारियों के गायन को सुन सकती थी जब वे अपनी रात की आग जलाते थे और एस्टेट की दीवारों के बाहर खेल खेल रहे फटेहाल बच्चों की चीखें। एक पल के लिए उसने चाहा कि वो उनके साथ वहां हो, नंगे पांव और बेदम और फटे पुराने कपड़े पहने, न कोई अतीत और न कोई भविष्य और न ही खाल ड्रोगो के घर में भाग लेने के लिए कोई दावत। सूर्यास्त से कहीं परे, संकरे समुद्र के पार, हरी पहाड़ियों और फूलों से लदे मैदानों और बड़ी बड़ी बहती नदियों की भूमि थी, जहां शानदार नीले भूरे पहाड़ों के बीच गहरे पत्थरों की मीनारें खड़ी थीं, और बख्तरबंद शूरवीर अपने स्वामियों के झंडों के नीचे युद्ध के लिए सवार थे। दोथराकी ने उस भूमि को रायश अंदाहली, अंडाल की भूमि कहा। मुक्त शहरों में, वे वेस्टरोस और सूर्यास्त के बारे में बात करते थे। राज्य। उसके भाई का नाम सरल था। हमारी भूमि, उसने इसे पुकारा। ये शब्द उसके लिए प्रार्थना की तरह थे। अगर वह उन्हें पर्याप्त बार कहता, तो देवता निश्चित रूप से सुनते।
हमारा खून से सही विश्वासघात से हमसे छीना गया, लेकिन फिर भी हमारा, हमेशा के लिए हमारा। तुम ड्रैगन से चोरी नहीं करते, ओह नहीं। ड्रैगन याद रखता है, और शायद ड्रैगन को याद था, लेकिन डेनी को नहीं। उसने कभी यह भूमि नहीं देखी थी जिसके बारे में उसके भाई ने कहा था कि वो उनकी है, संकीर्ण समुद्र के पार यह क्षेत्र। वे स्थान जिनके बारे में उसने बात की थी, कैस्टली रॉक और आयरी, हाइगोडन और वैली ऑफ एरन, डॉन और आइल ऑफ फेसेस, वे उसके लिए सिर्फ शब्द थे। विसेरीज 8 साल का लड़का था जब वे उसूरपर की आगे बढ़ती सेनाओं से बचने के लिए किंग्स लैंडिंग से भागे थे, लेकिन डेनेरीज उनकी मां के गर्भ में केवल एक जीवित प्राणी थी। फिर भी कभी कभी डैनी को ये कल्पना होती थी कि यह कैसे हुआ था, क्योंकि उसके भाई ने उसे अक्सर कहानियां सुनाई थीं। ड्रैगनस्टोन के लिए आधी रात की उड़ान, जहाज के काले पाल पर चांदनी की चमक। उसका भाई रेगर ट्राइडेंट के खूनी पानी में ओसुरपर से लड़ रहा था और अपनी प्यारी महिला के लिए मर रहा था। किंग्स लैंडिंग की लूट, जिसे विसेरी ने ओसुरपर के कुत्ते कहा था, लॉर्ड लैनिस्टर और स्टॉक डॉन की राजकुमारी एलिया रेगर के वारिस के रूप में दया की भीख मांग रही थी। उसे उसकी आंखों के सामने उसके सीने से फाड़ दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आखिरी ड्रैगन की पॉलिश की हुई खोपड़ी सिंहासन कक्ष की दीवारों से नीचे की ओर देख रही थी, जबकि किंग्सलेयर ने एक सुनहरी तलवार से पिता का गला काट दिया था। वह ड्रैगनस्टोन पर उनकी उड़ान के 9 चांद बाद पैदा हुई थी, जबकि एक भयंकर गर्मी के तूफान ने द्वीप के दुर्ग को चीरने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वह तूफान भयानक था। टारगेरियन बेड़े को तब चकनाचूर कर दिया गया जब वह लंगर पर था, और विशाल पत्थर के ब्लॉक पैरापेट से उखड़ गए और संकीर्ण समुद्र के जंगली पानी में फेंक दिए गए। उसकी मां उसे जन्म देते समय मर गई थी, और इसके लिए उसके भाई विसेरीज ने उसे कभी माफ नहीं किया। उसे ड्रैगनस्टोन भी याद नहीं था। वे फिर से भाग गए थे, ठीक उस समय जब उसूरपर का भाई अपने नए नए बेड़े के साथ रवाना हुआ था। तब तक केवल ड्रैगनस्टोन ही बचा था, जो उनके घर की प्राचीन सीट थी, उन 7 राज्यों में से जो कभी उनके थे। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। गैरिसन उन्हें बेचने के लिए तैयार था, लेकिन एक रात सर विलियम डेरी और 4 वफादार लोगों ने नर्सरी में घुसकर उन दोनों को उसकी गीली नस के साथ चुरा लिया और ब्रावोसियन तट की सुरक्षा के लिए अंधेरे की आड़ में रवाना हो गए। उसे सर विलियम की धुंधली याद आई, एक बड़ा भूरा भालू जैसा आदमी, आधा अंधा, अपने बीमार बिस्तर पर दहाड़ता और चिल्लाता हुआ आदेश देता हुआ। नौकर उससे डरते थे, लेकिन वह हमेशा डैनी के प्रति दयालु था। वह उसे छोटी राजकुमारी और कभी-कभी मेरी महिला कहता था, और उसके हाथ पुराने चमड़े की तरह नर्म थे। हालांकि वो कभी अपना बिस्तर नहीं छोड़ता था, और बीमारी की गंध दिन रात उससे चिपकी रहती थी, एक गर्म, नम, बीमार मीठी गंध। ये तब की बात है जब वे ब्रावोस में रहते थे, लाल दरवाजे वाले बड़े घर में। डैनी का वहां अपना कमरा था, जिसकी खिड़की के बाहर एक नींबू का पेड़ था। सर विलियम की मृत्यु के बाद नौकरों ने उनके पास जो थोड़ा पैसा बचा था, उसे चुरा लिया था, और जल्द ही उन्हें बड़े घर से बाहर निकाल दिया गया था। जब लाल दरवाजा उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया, तो डैनी रो पड़ी थी। वे तब से भटक रहे थे, ब्रावोस से माया, माया से टाइरोश, और कोहोर और वोलंटिस और लिस तक, कभी किसी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुके। उसका भाई इसकी अनुमति नहीं देता था। उस पर के किराए के चाकू उनके पीछे ही थे, उसने जोर देकर कहा, हालांकि डेनी ने कभी एक भी नहीं देखा था। पहले तो मैजिस्टर और आर्किन और व्यापारी राजकुमार आखिरी टारगेरियन का अपने घरों और मेज़ों पर स्वागत करके खुश थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और उस पर आयरन थ्रोन पर बैठता रहा, दरवाजे बंद होते गए और उनकी जिंदगी मतलबी होती गई। पिछले सालों में उन्हें अपने आखिरी कुछ खजाने बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और अब तो मदर के मुकुट से मिले सिक्के भी चले गए थे। पेंटोस की गलियों और वाइन सिंक में वे उसके भाई को भिखारी राजा कहते थे। डैनी ये जानना नहीं चाहती थी कि वे उसे क्या कहते हैं। हम किसी दिन सब कुछ वापस पा लेंगे, प्यारी बहन, वो उससे वादा करता था। कभी कभी जब वह इस बारे में बात करता तो उसके हाथ कांप उठते थे। गहने और रेशम, ड्रैगनस्टोन और किंग्स लैंडिंग, आयरन थ्रोन और 7
राज्य, जो कुछ भी उन्होंने हमसे छीना है, हम उसे वापस पा लेंगे। विसेरीज उस दिन के लिए जीती थी। डेनेरीज को बस इतना ही चाहिए था कि वह लाल दरवाजे वाला बड़ा घर, उसकी खिड़की के बाहर नींबू का पेड़, वो बचपन जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आओ, डेनी ने खिड़की से मुंह फेरते हुए कहा। इल्लिरियो के नौकर अंदर आए, झुके और अपना काम शुरू कर दिया। वे गुलाम थे, जो मैजिस्टर के कई डोथराकी दोस्तों में से एक का तोहफा था। पेंटोस के मुक्त शहर में कोई गुलामी नहीं थी, फिर भी वे गुलाम थे। बूढ़ी औरत, जो चूहे की तरह छोटी और भूरी थी, कभी एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन लड़की ने उसकी भरपाई कर दी। वह इल्लिरियो की पसंदीदा थी, 16 साल की एक गोरी बालों वाली, नीली आंखों वाली लड़की जो काम करते समय लगातार बकबक करती रहती थी। उन्होंने रसोई से लाए गए गर्म पानी से उसका स्नानघर भर दिया और उसमें सुगंधित तेलों की खुशबू डाली। लड़की ने डैनी के सिर पर खुरदरी सूती अंगरखी खींची और उसे टब में जाने में मदद की। पानी बहुत गर्म था, लेकिन डेनेरीज ने न तो झिझका और न ही चिल्लाया। उसे गर्मी पसंद थी, इससे उसे साफ सफाई का एहसास हुआ। इसके अलावा उसके भाई ने अक्सर उससे कहा था कि टारगेरियन के लिए ये कभी भी बहुत गर्म नहीं होता। हमारा घर ड्रैगन का घर है, वह कहता था। आग हमारे खून में है। बूढ़ी औरत ने अपने लंबे, चांदी जैसे पीले बाल धोए और धीरे से कंघी की, सब चुपचाप। लड़की ने अपनी पीठ और पैरों को रगड़ा और उसे बताया कि वह कितनी भाग्यशाली है। ड्रोगो इतना अमीर है कि उसके गुलाम भी सुनहरे कौला पहनते हैं। उसके खालसर में 1 लाख आदमी सवार होते हैं और वेस्ट डोथराक में उसके महल में 200 कमरे और ठोस चांदी के दरवाजे हैं। ऐसा और भी था, बहुत कुछ। खाल कितना सुंदर आदमी था, इतना लंबा और भयंकर, युद्ध में निडर, घोड़े पर सवार होने वाला अब तक का सबसे अच्छा सवार, एक राक्षस तीरंदाज। डेनेरी ने कुछ नहीं कहा। उसने हमेशा यह मान लिया था कि जब वह वयस्क हो जाएगी तो वह विसेरी से शादी करेगी। सदियों से टारगेरियन भाई बहन की शादी करते आ रहे थे, जब से एगोन द कॉन्करर ने अपनी बहनों को दुल्हन बनाया था। वंश को शुद्ध रखना चाहिए, विसेरी ने उसे 1000 बार कहा था। उनका खून राजाओं का खून था, पुराने वेलेरिया का सुनहरा खून, ड्रैगन का खून। ड्रैगन मैदान के जानवरों के साथ संभोग नहीं करते थे, और टारगेरियन अपने खून को कमतर मनुष्यों के खून के साथ नहीं मिलाते थे। फिर भी अब विसेरिस ने उसे एक अजनबी, एक बर्बर व्यक्ति को बेचने की योजना बनाई। जब वह साफ हो गई, तो दासों ने उसे पानी से बाहर निकाला और तौलिए से उसे सुखाया। लड़की ने अपने बालों को तब तक ब्रश किया जब तक कि वे पिघली हुई चांदी की तरह चमकने लगे, जबकि बूढ़ी औरत ने उसके पीछे, दोनों कलाइयों पर एक एक बूंद डोथराकी मैदानों के मसाला फूल के इत्र से उसका अभिषेक किया। कानों पर, उसके स्तनों के सिरे पर, और आखिरी में, उसके होठों पर, उसके पैरों के बीच में। उन्होंने उसे मैजिस्टर इल्लिरियो द्वारा भेजे गए धागों में पहनाया, और फिर गाउन, उसकी आंखों में बैंगनी रंग को उभारने के लिए एक गहरे बेर के रेशमी रंग का। लड़की ने अपने पैरों में सोने की सैंडल पहनी, जबकि बूढ़ी औरत ने उसके बालों में मुकुट लगाया और उसकी कलाइयों के चारों ओर नीलम से जड़े हुए सुनहरे कंगन पहनाए। सबसे आखिर में कौला आया, जो प्राचीन वेलेरियन ग्लिफ से सजी एक भारी सुनहरा टोर्क था। अब तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो, लड़की ने सांस फूलते हुए कहा जब वे सब समाप्त हो गए। डैनी ने चांदी के शीशे में अपनी छवि को देखा जिसे इल्लिरियो ने बहुत सोच समझकर लगाया था। उसने सोचा कि वह राजकुमारी है, लेकिन उसे याद आया कि लड़की ने क्या कहा था, कैसे खाल ड्रोगो इतना अमीर था कि उसके गुलाम भी सोने के कौला पहनते थे। उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ और उसकी नंगी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसका भाई पूल के किनारे पर बैठा हुआ प्रवेश हॉल की ठंडक में इंतजार कर रहा था, उसका हाथ पानी में बह रहा था। जब वह दिखाई दी तो वह उठ खड़ा हुआ और उसे आलोचनात्मक नज़र से देखा। वहीं खड़ी रहो, उसने उससे कहा। मुड़ो। हाँ, अच्छा, तुम दिखती हो, राजसी, मैजिस्टर इल्लिरियो ने एक मेहराब से कदम बढ़ाते हुए कहा। वह इतने बड़े आदमी के लिए आश्चर्यजनक रूप से नाजुक ढंग से आगे बढ़ा। ज्वाला के रंग के रेशम के ढीले कपड़ों के नीचे, जब वह चला तो चर्बी के रोल हिल रहे थे।
हर उंगली पर रत्न चमक रहे थे और उसके आदमी ने अपनी कांटेदार पीली दाढ़ी को तब तक तेल लगाया था जब तक कि वह असली सोने की तरह चमकने न लगे। प्रकाश के भगवान इस सबसे भाग्यशाली दिन पर आपको आशीर्वाद दें, राजकुमारी डेनेरिस, मैजिस्टर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने अपना सिर झुकाया, अपनी दाढ़ी के सोने के बीच टेढ़े पीले दांतों की एक पतली झलक दिखाते हुए। वो एक दृष्टि है, आपकी कृपा, एक दृष्टि, उसने उसके भाई से कहा। ड्रोगो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वो बहुत दुबली है, विसेरीज ने कहा। उसके बाल, उसके जैसे ही चांदी गोरे, उसके सिर के पीछे कसकर खींचे गए थे और एक ड्रैगनबोन ब्रोच के साथ बांधे गए थे। यह एक गंभीर रूप था जो उसके चेहरे की कठोर, दुबली रेखाओं पर जोर देता था। उसने अपना हाथ तलवार की मूठ पर टिकाया जो इल्लिरियो ने उसे उधार दी थी, और कहा, क्या आपको यकीन है कि खाल ड्रोगो को अपनी महिलाएं इतनी कम उम्र में पसंद हैं? उसने अपना खून पी लिया है। वह खाल के लिए काफी बड़ी हो गई है, इल्लिरियो ने उससे कहा, पहली बार नहीं। उसे देखो, उसके चांदी सोने के बाल, वे बैंगनी आंखें। वो पुरानी वेलेरिया का खून है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो उच्च कुल की है, पुराने राजा की बेटी है, नई की बहन है, वो हमारे ड्रोगो को मोहित करने में विफल नहीं हो सकती। जब उसने उसका हाथ छोड़ा, तो डेनेरीज ने खुद को कांपते हुए पाया। मुझे लगता है, उसके भाई ने संदेह से कहा, असभ्य लोगों की पसंद अजीब होती है। लड़के, घोड़े, भेड़ें। खाल ड्रोगो को ये सुझाव न देना ही बेहतर होगा, इल्लिरियो ने कहा। उसके भाई की आंखों में गुस्सा झलक उठा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मजिस्ट्रेट ने थोड़ा झुककर कहा, मैं तुम्हें राजा समझता हूँ। राजाओं में आम लोगों जैसी सावधानी नहीं होती। अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा करें। वह मुड़ा और अपने समर्थकों के लिए ताली बजाई। जब वे इल्लिरियो की नक्काशीदार पालकी में सवार होकर निकले तो पेंटोस की सड़कें घुप्प अंधेरी थीं। दो नौकर उनके रास्ते को रोशन करने के लिए आगे बढ़े, उनके हाथ में हल्के नीले रंग के शीशे वाली अलंकृत तेल की लालटेनें थीं, जबकि एक दर्जन मजबूत आदमी डंडों को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। पर्दे के पीछे अंदर गर्मी और नज़दीकी थी। डैनी को इल्लिरियो के पीले मांस की बदबू उसके भारी इत्र के जरिए महसूस हो रही थी। उसके भाई ने, उसके बगल में तकिए पर लेटे हुए, कभी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान संकीर्ण समुद्र के पार चला गया था। हमें उसके पूरे खलासर की जरूरत नहीं होगी, विसेरीज ने कहा। उसकी उंगलियां उसके उधार लिए गए ब्लेड के मूठ से खेल रही थीं, हालांकि डैनी जानता था कि उसने कभी गंभीरता से तलवार नहीं चलाई थी। 10,000, ये पर्याप्त होगा। मैं 10,000 डोथरा की चीखों के साथ 7 राज्यों को साफ कर सकता हूँ। राज्य अपने असली राजा के लिए उठ खड़ा होगा। टायरेल, रेडवाइन, डेरी, ग्रेजॉय, उन्हें उसपा से उतना ही प्यार है जितना मुझे है। डॉनिशमैन एलिया और उसके बच्चों का बदला लेने के लिए जलते हैं। और छोटे लोग हमारे साथ होंगे। वे अपने राजा के लिए रोते हैं। उसने उत्सुकता से इल्लिरियो को देखा। वे करते हैं, है न? वे आपके लोग हैं, और वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैजिस्टर इल्लिरियो ने विनम्रता से कहा। पूरे राज्य में पुरुष आपके स्वास्थ्य के लिए गुप्त टोस्ट उठाते हैं, जबकि महिलाएं ड्रैगन बैनर सिलती हैं और उन्हें पानी के पार से आपके लौटने के दिन के लिए छिपा देती हैं। उसने जोर से कंधे उचकाए। या ऐसा मेरे एजेंट मुझे बताते हैं। डैनी के पास कोई एजेंट नहीं था। संकीर्ण समुद्र के पार कोई क्या कर रहा था या क्या सोच रहा था, ये जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसे इल्लिरियो की मीठी बातों पर भरोसा नहीं था। इल्लिरियो के बारे में उसे हर बात पर अविश्वास था। हालांकि उसका भाई उत्सुकता से सिर हिला रहा था। मैं उस सूदखोर को खुद ही मार डालूंगा, उसने वादा किया, जिसने कभी किसी को नहीं मारा था, जैसे उसने मेरे भाई रेगर को मारा था। और लेनिस्टर को भी, किंग्सलेयर, उसने मेरे पिता के साथ जो किया उसके लिए। ये सबसे उपयुक्त होगा, मैजिस्टर इल्लिरियो ने कहा। डैनी ने उसके भरे हुए होठों के इर्द गिर्द मुस्कुराहट की हल्की सी झलक देखी, लेकिन उसके भाई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर हिलाते हुए उसने एक पर्दा पीछे धकेला और रात में घूरने लगा, और डैनी को पता चल गया कि वह एक बार फिर ट्राइडेंट की लड़ाई लड़ रहा है। खाल ड्रोगो का 9 मीनार वाला घर खाड़ी के पानी के किनारे था,
इसकी ऊंची ईंटों की दीवारें पीली आइवी से ढकी हुई थीं। इसे पेंटोस के जादूगरों ने खाल को दिया था, इल्लिरियो ने उन्हें बताया। मुक्त शहर हमेशा घुड़सवारों के साथ उदार थे। ऐसा नहीं है कि हम इन बर्बर लोगों से डरते हैं, इल्लिरियो ने मुस्कुराते हुए समझाया। प्रकाश का भगवान हमारी शहर की दीवारों को 1,00,000 डोथराकी के खिलाफ खड़ा कर देगा, या लाल पुजारी वादा करते हैं कि दोस्ती इतनी सस्ती है। फिर भी जोखिम क्यों उठाएं? जब उनकी पालकी गेट पर रुकी हुई थी, घर के एक गार्ड ने पर्दे को जोर से पीछे खींच लिया था। उसकी त्वचा तांबे की थी और आंखें बादामी रंग की थीं, लेकिन उसका चेहरा बाल रहित था और उसने अंसुलिद की नुकीली कांस्य टोपी पहन रखी थी। उसने उन्हें ठंडेपन से देखा। मैजिस्टर इल्लिरियो ने खुरदरी डोथराकी भाषा में उससे कुछ कहा। गार्डमैन ने उसी आवाज में जवाब दिया और उन्हें गेट से बाहर जाने दिया। डैनी ने देखा कि उसके भाई का हाथ उसकी उधार ली गई तलवार की मूठ पर कसकर बंधा हुआ था। वह भी लगभग उतना ही डरा हुआ लग रहा था जितना वह महसूस कर रही थी। अहंकारी हिजड़ा, विसेरीज ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब पालकी हवेली की ओर बढ़ी। मैजिस्टर इल्लिरियो के शब्द मधुर थे। आज रात दावत में कई महत्वपूर्ण लोग होंगे। ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं। खल को अपने मेहमानों की रक्षा करनी चाहिए, उनमें से आप सबसे प्रमुख हैं, महामहिम। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूदखोर आपके सिर की अच्छी कीमत चुकाएगा। ओह हाँ, विसेरीज ने उदास होकर कहा। उसने कोशिश की है, इल्लिरियो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसके किराए के चाकू हर जगह हमारा पीछा करते हैं। मैं आखिरी ड्रैगन हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ, वह चैन से नहीं सोएगा। पालकी धीमी हो गई और रुक गई। पर्दे पीछे की ओर फेंके गए, और एक दास ने डेनेरिस की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने देखा कि उसका कॉलर साधारण कांस्य का था। उसका भाई भी उसके पीछे गया, उसका एक हाथ अभी भी तलवार की मूठ पर मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैजिस्टर इल्लिरियो को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए 2 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ी। हवेली के अंदर हवा मसालों, पिंचवाया और मीठे नींबू और दालचीनी की खुशबू से भरी हुई थी। उन्हें प्रवेश हॉल में ले जाया गया, जहां रंगीन कांच के मोज़ेक ने वेलेरिया के विनाश को दर्शाया। दीवारों पर काले लोहे के लालटेन में तेल जल रहा था। पत्थर के पत्तों के एक मेहराब के नीचे एक नपुंसक ने उनके आने का गीत गाया। हाउस टारगेरियन के विसरीज, उनके नाम के तीसरे, उन्होंने ऊंची, मीठी आवाज में पुकारा, अंडाल और रोयनार और प्रथम पुरुषों के राजा, 7 राज्यों के स्वामी और दायरे के रक्षक। उनकी बहन, डेनेरिस स्टॉम्बोन, ड्रैगनस्टोन की राजकुमारी। उनके सम्माननीय मेजबान, इल्लिरियो मोपाटिस, पेंटोस के मुक्त शहर के जादूगर। वे खोजे के पास से होते हुए पीले आइवी से लदे खंभों वाले आंगन में पहुंचे। चांदनी ने पत्तियों को हड्डियों और चांदी के रंगों में रंग दिया, जबकि मेहमान उनके बीच से गुजर रहे थे। उनमें से कई डोथराकी घुड़सवार थे, लाल भूरे रंग की त्वचा वाले बड़े आदमी। उनकी लटकती मूंछें धातु के छल्ले में बंधी हुई थीं, उनके काले बालों में तेल लगा हुआ था और लंटें थीं और घंटियां लटकी हुई थीं। फिर भी उनके बीच पेंटोस और माया और टाइरोश के बहादुर और भाड़े के सैनिक, इल्लिरियो से भी मोटे लाल पुजारी, इबिन के बंदरगाह से बालों वाले आदमी और समर आयुस के आबनूस की तरह काले रंग की त्वचा वाले सरदार घूम रहे थे। डेनेरिस ने उन सभी को आश्चर्य से देखा, और अचानक डर के साथ महसूस किया कि वो वहां अकेली महिला थी। इल्लिरियो ने फुसफुसाकर उनसे कहा, वे तीनों रोगों के खून सवार हैं। उसने कहा, स्तंभ के पास खाल मोरो है, उसके साथ उसका बेटा रोगोरो है। हरी दाढ़ी वाला आदमी टाइरोश के आर्केन का भाई है, और उसके पीछे वाला आदमी सर जोरा मोरमोंट है। अंतिम नाम ने डेनेरिस को पकड़ लिया। एक शूरवीर, कम नहीं। इल्लिरियो अपनी दाढ़ी के ऊपर से मुस्कुराया। स्वयं हाई सैप्टन द्वारा 7 तेलों से अभिषेक किया गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने अचानक पूछा। अपहरणकर्ता उसका सिर चाहता था, इल्लिरियो ने उनसे कहा। यह एक मामूली अपमान था। उसने कुछ शिकारियों को नाइट वॉच को देने के बजाय एक टाइरोशी दास व्यापारी को बेच दिया। बेतुका कानून, एक आदमी को अपनी संपत्ति के साथ जैसा चाहे वैसा करने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं रात खत्म होने से पहले सर जोरा से बात करना चाहूंगा, उसके भाई ने कहा।
डैनी ने पाया कि वह शूरवीर को उत्सुकता से देख रही थी। वो एक बूढ़ा आदमी था, 40 साल से ज्यादा उम्र का और गंजा हो चुका था, लेकिन फिर भी मजबूत और तंदुरुस्त था। रेशम और सूती कपड़ों के बजाय उसने ऊनी और चमड़े के कपड़े पहने थे। उसका अंगरखा गहरे हरे रंग का था, जिस पर 2 पैरों पर खड़े काले भालू की आकृति बनी हुई थी। वह अभी भी उस अजनबी आदमी को देख रही थी, जिसे वह कभी नहीं जानती थी। तभी मैजिस्टर इलिरियो ने अपना गीला हाथ उसके नंगे कंधे पर रख दिया। वहाँ, प्यारी राजकुमारी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो खुद खाल है। डैनी भागकर छिपना चाहती थी, लेकिन उसका भाई उसे देख रहा था, और अगर वह उसे नाराज करती तो वह ड्रैगन को जगा देती। बेचैनी से वह मुड़ी और उस आदमी की तरफ देखने लगी जिससे विसेरीज को उम्मीद थी कि रात खत्म होने से पहले वह उससे शादी करने के लिए कहेगा। दासी लड़की ने सोचा कि वह बहुत गलत नहीं थी। खाल ड्रोगो कमरे में सबसे लंबे आदमी से 1 सिर लंबा था, फिर भी किसी तरह अपने पैरों पर हल्का था। इल्लिरियो के चिड़ियाघर में पैंथर की तरह सुंदर। वो उससे कम उम्र का था जितना उसने सोचा था, 30 से ज्यादा नहीं। उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए तांबे के रंग की थी, उसकी मोटी मूंछें सोने और कांसे के छल्लों से बंधी हुई थीं। मुझे जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए, मैजिस्टर इल्लिरियो ने कहा। यहाँ रुको, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और इल्लिरियो धीरे धीरे खाल की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां इतनी जोर से दबा रही थीं कि वे दर्द करने लगीं। क्या तुमने उसकी चोटी देखी है, प्यारी बहन? ड्रोगो की चोटी आधी रात की तरह काली और सुगंधित तेल से भरी हुई थी, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थीं जो उसके चलने पर धीरे धीरे बजती थीं। यह उसकी बेल्ट से काफी आगे तक, उसके नितंबों से भी नीचे तक झूल रही थी, जिसका सिरा उसकी जांघों के पीछे से टकरा रहा था। देखा आपने कि यह कितना लंबा है? विसेरीज ने कहा। जब दोथराकी युद्ध में पराजित होते हैं तो वे अपमान में अपनी चोटियां काट देते हैं, इसलिए उनिया को उनकी शर्म का एहसास होगा। खाल ड्रोगो ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है। वो एगोन ड्रैगनलॉर्ड फिर से आया है और तुम उसकी रानी बनोगी। डैनी ने खाल ड्रोगो को देखा। उसका चेहरा कठोर और क्रूर था, उसकी आंखें गोमेद की तरह ठंडी और काली थीं। जब वह ड्रैगन को जगाती थी तो उसका भाई उसे कभी कभी चोट पहुंचाता था, लेकिन वह उसे उस तरह नहीं डराता था जिस तरह से यह आदमी उसे डराता था। मैं उसकी रानी नहीं बनना चाहती, उसने खुद को एक छोटी, पतली आवाज में कहते हुए सुना। कृपया कृपया विसेरीज, मैं नहीं चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर, उसने अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन वो उसके स्वर में क्रोध को सुन सकती थी। हम घर कैसे जाएंगे, प्यारी बहन? उन्होंने हमारा घर हमसे छीन लिया। उसने उसे छाया में खींच लिया, नजरों से दूर, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही थीं। हम घर कैसे जाएंगे? उसने दोहराया, जिसका मतलब था किंग्स लैंडिंग और ड्रैगनस्टोन और वह सारा क्षेत्र जो उन्होंने खो दिया था। डैनी का मतलब सिर्फ इल्लिरियो की संपत्ति में उनके कमरों से था, कोई सच्चा घर नहीं। हालांकि उनके पास सब कुछ था, लेकिन उसका भाई ये सुनना नहीं चाहता था। वहां उसके लिए कोई घर नहीं था। लाल दरवाजे वाला बड़ा घर भी उसके लिए घर नहीं था। उसकी उंगलियां उसकी बाह में जोर से धंसी हुई थीं, जवाब मांगते हुए। मुझे नहीं पता, आवाज टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने आखिरकार कहा, उसका। हाँ, उसने तीखे स्वर में कहा। हम सेना के साथ घर जाएंगे, प्यारी बहन। खाल ड्रोगो की सेना के साथ हम इसी तरह घर जाएंगे। और अगर तुम्हें उसके साथ शादी करनी है और उसके साथ सोना है, तो तुम ऐसा करोगी। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके पूरे खालसर को तुम्हारे साथ चोदने दूंगा, प्यारी बहन, सभी 40,000 आदमी और उनके घोड़े भी, अगर मेरी सेना को पाने के लिए यही करना पड़े। शुक्र मनाओ कि यह सिर्फ ड्रोगो है। समय के साथ तुम उसे पसंद करना भी सीख सकती हो। अब अपनी आंखें पोंछ लो। इल्लिरियो उसे लेकर आ रहा है और वह तुम्हें रोते हुए नहीं देखेगा। डैनी ने मुड़कर देखा कि यह सच था। मैजिस्टर इल्लिरियो मुस्कुराते हुए और झुकते हुए खाल ड्रोगो को वहां ले जा रहे थे जहां वे खड़े थे। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने अश्रु पोंछे।
मुस्कुराओ, विसेरिस ने घबराते हुए फुसफुसाया। उसका हाथ तलवार की मूठ पर गिर गया। और सीधे खड़े हो जाओ। उसे दिखाओ कि तुम्हारे स्तन हैं। भगवान जानते हैं, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कम है। डेनेरीज मुस्कुराई और सीधी खड़ी हो गई।